हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा टॉपिक इकोलॉजी में कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में है। तो सबसे पहले हम इकोलॉजी, इन्वायरमेंट की डिफिनीशन, फिर ये टर्म किसने कॉइंड किए, इन सब की स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम ये जानेंगे कि एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर क्या क्या होते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो एबायोटिक फैक्टर पे डिपेंडेंट है। एबायोटिक फैक्टर में लाइट का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, उसके बाद सॉइल की हॉरिजन्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी लेयर में हमने इसको डिवाइड किया है, देन हमारा जो भी थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन है वो क्या है, कैसे हम अलग अलग लेयर में वाटर को जो है वाटर की लेयर को डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स। जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं उनका उनके सराउंडिंग के साथ जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप इकोलॉजी कहलाता है। इसकी स्टडी को, इस रिलेशनशिप की स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। एंड द एनवायरमेंट, एवरीथिंग दैट सराउंड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चारों तरफ से जिस चीज ने घेरा है, एंड इफेक्ट ऑन दैट ऑर्गेनिज्म, और वो इफेक्ट भी डाले, वो उसके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें पाई जाएं वो उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट भी डाले ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसके पूरे लाइफ टाइम इस उसके चारों तरफ पाए जाने वाले सराउंडिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। देन द सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है जिसकी स्टडी हम लोग इकोलॉजी में करते हैं, तो इन लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं वो इन्वायरमेंट में कैसे रहती हैं, किस सिस्टम के रूप में रहती हैं, उस पूरे सिस्टम की स्टडी को या उस पूरे सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। तो अब हम डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है इन सब टर्म को दिया हुआ है, उनके बारे में आइए हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोलॉजी टर्म कॉइंड बाई यूजीन पी ओडम, जिसे हम लोग ईपी ओडम भी कहते हैं ये। इसके बाद हम देखेंगे इन्वायरमेंट टर्म कॉइंड बाई जियोथी कार्ली, एंड इकोसिस्टम टर्म कॉइंड बाई एजी टेंसले इन 1935। देन फादर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस के फादर कौन है? तो ये हैं डॉक्टर रेक्स एंड ऑर्लिनेरिस। अगर हम इन डॉक्टर रेक्स एंड ऑर्लिनेरिस के बारे में बोलेंगे तो इन्होंने बताया है कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट में प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करके रखें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्प्रेड से बच सकते हैं। ऐसा जो है सबसे पहली बार डॉक्टर रेक्स एंड ऑर्लिनेरिस ने भी बताया था। अब हम देखेंगे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो बहुत सारे एग्जाम्स में बच्चों ये क्वेश्चन पूछता है टर्म्स में कि फादर ऑफ इकोलॉजी आपने बता दिया या फादर ऑफ इन्वायरमेंट तो आपने बता दिया, बट इंडिया के जो है बिहाफ में कभी कभी पूछता है। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी या फादर ऑफ इंडियन इन्वायरमेंट, बोथ आर द सेम पर्सन, एक ही आदमी हैं दोनों, दैट इज रामदेव मिश्रा। तो आई थिंक ये नाम आपके लिए याद करना बहुत टफ भी नहीं है, आप बाबा रामदेव के ऊपर इस नाम को याद कर सकते हैं कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी या फादर ऑफ इंडियन इन्वायरमेंट इज रामदेव मिश्रा जी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में कि किसी भी इन्वायरमेंट को हम कितने कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो वी आर डिवाइडेड इन टू कंपोनेंट्स, दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ए मीन्स अब्सेंस, जिसमें लाइफ की अब्सेंस हो, जिसमें लाइफ की प्रेजेंस ना हो। ऐसे फैक्टर जो एबायोटिक होते हैं, जो जीवित नहीं हैं बट वो इन्वायरमेंट पे या वो ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट डालते हैं, वो सारे कंपोनेंट को हम इन जो है एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर रखते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर हम उनकी स्टडी करते हैं। तो इसमें आएगा आपका सबसे पहला लाइट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, वाटर, सॉइल। तो इन सब का प्रभाव जो है हमारे दैनिक जीवन पे या हमारे जो है ऑर्गेनिज्म पर पड़ता है। अब हम बात करेंगे बायोटिक जो है फैक्टर्स के बारे में। तो हमारा प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट में हमारा फंजाई आएगा, डिकम्पोजर्स जो कि हमारे जो है एनिमल को डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। वो कोई भी हमारा डेड ऑर्गेनिज्म हो उसको जो है ये ऑर्गेनिक और छोटे छोटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है तोड़ देते हैं, इसीलिए हम लोग इनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। देन एनिमल और इवन मैन की स्टडी भी हम बायोटिक कंपोनेंट के अंदर करते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट हम इसमें लेंगे, दैट इज लाइट। तो मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोसीड बिटवीन द 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो बहुत ध्यान से इस बात को याद रखिए कि जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती हैं। अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ एल्गी जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं बहुत ही लोअर टेम्परेचर पर, और सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर पे अगर वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो दैट इज रिकॉर्डेड 80 डिग्री सेंटीग्रेड। द मिनिमम टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, किसी भी हमारे बीज के जर्मिनेशन के लिए जो एक मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड प्लांट जीरो, जिस पे हमारा कोई भी सीड जर्मिनेट होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्लांट जीरो कहलाता है। अगर हम प्लांट जीरो की वैल्यू वीट में देखें, गेहूं में देखें या मक्के में देखें, तो गेहूं में 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो अगर हम अपने गेहूं को खेतों में बोएं तो 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2.8 डिग्री प्लांट जीरो स्टेज पे हमारा सीड जर्मिनेट कर जाएगा। और वहीं अगर हम भुट्टे की बात करें तो ये 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है हमारा जर्मिनेट करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर का चेंजमेंट होता है वो डिफरेंट हॉरिजेंटल लेयर पर डिफरेंट होता है। हॉरिजेंटल लेयर का मीन सपोज अगर हम बात करें ये कोई फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से पेड़ पाए जा रहे हैं फॉरेस्ट में, तो हम देखेंगे इस फॉरेस्ट में जो है जितने भी ये लेयर होंगी हर लेयर पे हमारा डिफरेंट जो है वो टेम्परेचर पाया जाएगा। तो इस तरीके के जो हमारा टेम्परेचर का ग्रेडियंट है डिफरेंट, जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वहाँ पे कई सारी लेयर बन जाती हैं, तो इस तरीके से हमारा टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट है कहीं ज़्यादा होना कहीं कम होना, ये हमारा कहलाता है थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। इसको हम लोग थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। एंड एनिमल फंक्शन इन द स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड बायोकाइनेटिक जोन। और ऐसे एनिमल्स जो कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पे हमारे एनिमल अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, उसको उस टेम्परेचर को हम लोग बायोकाइनेटिक जोन बोलते हैं, दैट इज 10 डिग्री टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि आपका जो टेम्परेचर है वो कितने से कितने के बीच में है, तो ये हमारा 10 से 45 के बीच में होता है। अब हम बात करेंगे हमारे एक कोई भी हमारा सी हो या हमारा कोई पॉन्ड हो, तो उसमें जो वाटर स्ट्रैटिफिकेशन को हम किस तरीके से लेयर्स में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी लेयर का क्या क्या हम नाम देते हैं। तो सबसे पहले नीचे की लेयर देखेंगे दैट इज कॉल्ड हाइपोलिम्नियन लेयर, और सबसे ऊपर की लेयर को हम लोग इपीलिम्नियन लेयर बोलते हैं, इपीलिम्नियन। और इन दोनों के बीच में इपीलिम्नियन एंड हाइपोलिम्नियन के लेयर के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग थर्मोक्लाइन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट के कंडीशन, न्यूट्रिएंट को अगर हम बेस मानते हुए, तो जो हमारा हाइपोलिम्नियन लेयर है वो न्यूट्रिएंट रिच होती है, बट वहाँ पे टेम्परेचर एंड जो लाइट की कंडीशन होती है वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि समुद्र की सबसे निचली सतह या लेक की सबसे निचली सतह या पॉन्ड की सबसे निचली सतह हम बोले तो वहाँ पे जो लाइट की प्रेजेंस है और जो टेम्परेचर है वो आपका अच्छा नहीं होता है, बहुत कम होता है, लाइट एंड टेम्परेचर बोथ। तो बट वहाँ पे न्यूट्रिएंट बहुत हाई होता है, बिकॉज हमारे जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं वो जाकर के तली पे जम जाते हैं, और जितने हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि एक बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड छोटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं। सपोज अगर मैं अपनी बॉडी की या आपके बॉडी की बात करूं तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, फैट इन सबसे मिलके बनी है। जब हमारी डेड हो जाएगी तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है और ये हमारी बॉडी का जो कार्बन है, कार्बन को फ्री कर देना, नाइट्रोजन को फ्री कर देना, तो ये सब डिकम्पोजर का काम होता है। वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारी बॉडी को तोड़ देते हैं। तो न्यूट्रिशन तो यहाँ बहुत ज़्यादा है हाइपोलिम्नियन लेयर में, याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है। हाइपोलिम्नियन लेयर में न्यूट्रिशन तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज नॉट गुड, इट इज़ लो प्रोडक्टिव। ये हमारा हाइपोलिम्नियन जो लेयर है वो लो प्रोडक्टिव है। अब हम बात करेंगे इपीलिम्नियन के बारे में। तो इन कंट्रास्ट अगर हम हाइपोलिम्नियन के अब तुलना में देखें, हम इससे कंट्रास्ट करें, इससे तुलना करें इस इपीलिम्नियन लेयर की हाइपोलिम्नियन लेयर से, तो इपीलिम्नियन लेयर में हमारा न्यूट्रिएंट पुअर होता है, इट इज़ पुअर इन न्यूट्रिएंट की मात्रा कम होती है, बट जो हमारा टेम्परेचर है, हमारी लाइट की जो मात्रा है वो यहाँ पे बहुत अच्छी रहती है। सो इपीलिम्नियन लेयर इज़ हाई इन प्रोडक्टिव।
प्रोडक्टिविटी में अगर हम बात करेंगे तो इपिलिम्नियन लेयर इज हाईली प्रोडक्टिव, ये हमारा हाईली प्रोडक्टिव होता है। और टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो ड्यू टू द रेडिएशन, सूरज का इसके ऊपर लगातार जो है सूरज की किरणें बनी रहती हैं, तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ हाइपोलिम्नियन लेयर। जैसे जैसे हम पॉन्ड में या समुद्र में निचली सतह पर जाएंगे वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है। और हम बात करें तो इवापोरेशन की, रेन की भी जो घटनाएं होती हैं वो इसी लेयर पे होती हैं। सन के रेडिएशन से हमारा वाटर इवापोरेट करेगा एंड इट चेंज इन द क्लाउड, और क्लाउड के बाद फिर वो रेन यहाँ पर होगी। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन के टर्म में। देखिए याद रखिएगा, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो बहुत छोटे छोटे एग्जाम में आपको पूछेगा, जिसकी स्टडी आपको अपने बीएससी या बीए के दौरान ही करनी पड़ती है, जिसको हम अवॉइड कर देते हैं। बट ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, आप इसे बहुत ध्यान रखिएगा। अगर हम ऑक्सीजन की कंपैरिजन में बात करें तो जो ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है वो इपिलिम्नियन लेयर में हाई होती है। अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरली जो एयर है वो रेगुलर इपिलिम्नियन लेयर के कांटेक्ट में आ रही है और जो भी ऑक्सीजन है वो इपिलिम्नियन लेयर में घुलती रहती है। लेकिन हम इन रिस्पेक्ट टू अगर हम बात करें हाइपोलिम्नियन या थर्मोक्लाइन लेयर में, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो मात्रा रहती है वो कम होती है हमारा हाइपोलिम्नियन लेयर में, क्योंकि यहाँ पे हमारी हवा जो है, हमारी हवा, टेम्परेचर और लाइट, ये तीनों चीज़ें हमारी हाइपोलिम्नियन लेयर में कम पहुँचती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा जो हम टेम्परेचर को भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमारे कौन कौन से एनिमल हैं जो टेम्परेचर के साथ और कैसे वो अपना कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। तो एनिमल दैट करेस्पॉन्ड देयर बॉडी टेम्परेचर विथ इन्वायरमेंट, ऐसे जानवर जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अनुसार बदल सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम है तो वो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कम कर लेंगे। अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को ज़्यादा कर लेंगे। तो इस तरह के एनिमल्स को हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल, पॉइक्लोथर्मिक या इक्टोथर्मिक बोलते हैं। तो तीनों टर्म आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कोल्ड ब्लडेड, पॉइक्लोथर्मिक एनिमल या इक्टोथर्मिक एनिमल। तो ऑल सारे एनिमल हमारे जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पॉइक्लोथर्मिक होते हैं, एक्टोथर्मिक, एक्सेप्ट, केवल छोड़ करके, किसको छोड़ करके, बर्ड और मैमल्स को। अगर हम पूरी पृथ्वी में बर्ड और मैमल को एक तरफ कर दें तो जितने भी एनिमल हमारे होते हैं, रेप्टाइल, हमारे सरीसृप रेप्टाइल, और हमारे जो है एम्फीबियंस जो उभयचर होते हैं, जिसमें मेंढक आता है हमारा, एम्फीबियंस, रेप्टाइल आता है जिसमें भाई छिपकली, सांप, ये सारी चीज़ें आती हैं। हमारे जितने भी लोअर एनिमल्स सारे वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पॉइक्लोथर्मिक होते हैं और एक्टोथर्मिक होते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे रिस्पेक्ट में, तो एनिमल दैट डिड नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, जो अपना बॉडी टेम्परेचर नहीं चेंज कर सकते इन्वायरमेंट के साथ, बिल्कुल उनमें कोई चेंज नहीं होता है, वो अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट बना करके रखते हैं। तो ऐसे एनिमल को हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल या होम्योथर्मिक एनिमल बोलते हैं, या हम लोग इसको एंडोथर्मिक भी बोलते हैं। अगेन सुन लीजिए, ऐसे एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, ऐसे एनिमल को हम लोग वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मिक या एंडोथर्मिक एनिमल कहते हैं। दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें, मेंटेन करके रखें। इसीलिए जब कभी हम लोग का बॉडी टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है तो हमें फीवर हो जाता है, हमारी बॉडी बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। बट अगर हम बात करें रिस्पेक्ट में कुछ एनिमल्स की, जो कि एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे टर्म्स इसमें आएंगे जैसे हाइबरनेशन, कुछ एनिमल हमारे हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो समर स्लीप को, यानी गर्मियों में जो है एनिमल्स जो रेस्ट पे चले जाते हैं, या गर्मियों में जो एनिमल्स सो जाते हैं, बहुत प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन, बहुत लंबे समय के लिए अपनी एक्टिविटी को छोड़ देते हैं, इस तरीके की प्रोसेस को हम लोग हाइबरनेशन बोलते हैं। इसका जस्ट अपोजिट जो हमारा विंटर स्लीप होता है, ठंडियों में जो एनिमल सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, उसको हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे हाइबरनेशन में, तो इट इज़ द स्टेट ऑफ मिनिमल एक्टिविटी, एक्टिविटी बहुत कम हो जाए, एंड मेटाबॉलिक डिप्रेशन, और मेटाबॉलिक डिप्रेशन हो जाए, उनका मेटाबॉलिक रेट, यानी जो हमारा बॉडी में उपापचय की क्रिया चल रही है, जो भी हम खाते हैं उसको हम पचाते हैं, फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो ये क्रिया हमारी मेटाबॉलिक क्रिया कहलाती है। तो मेटाबॉलिक डिप्रेशन हो जाए, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाए, और जब भी हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा तो हम सुस्त अवस्था में चले जाएंगे। तो एंडोथर्म्स की ये प्रोसेस, ये
प्रोसेस कि अपनी एक्टिविटी को मिनिमम कर लेना या अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मिनिमम कर लेना हाइबरनेशन कहलाता है। एंड दीज जो टर्म है इस तरीके का हाइबरनेट करना, ये हेट्रोथर्मी भी कहलाता है। इट्स सीन इन द स्मॉल एनिमल एंड बर्ड्स, कुछ छोटे स्मॉल एनिमल्स में, जैसे बैट में, हमिंग बर्ड में, जो हमिंग चिड़िया होती है आप इसके बारे में सुन लीजिए, ये सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड भी है। तो बैट में हमिंग, और ये उल्टा भी उड़ती है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो बैट एंड हमिंग बर्ड जो है इनमें हेट्रोथर्मी पाई जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ हेट्रोथर्मी क्या होता है। तो हेट्रोथर्मी इन रेस्ट दीज एनिमल रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक रेट। पहली बात तो ये एनिमल्स जब भी हाइबरनेशन में जाएंगे तो अपने मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस करेंगे, ड्रॉपिंग टू दैट द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, और इतना कम कर लेंगे जिससे उनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट का उन पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। जब भी ऐसे एनिमल एक्टिव अवस्था से, यानी एक्टिव अवस्था में जब वो रहेंगे तो वो इंडोथर्म कहलाएंगे, और जब ऐसे एनिमल रेस्ट में चले जाएंगे तो ऐसे एनिमल तब अपनी, क्योंकि वो भाई अपने टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, तो वो पॉइक्लोथर्मिक कहलाएंगे। तो ऐसे एनिमल जो पॉइक्लोथर्मिक और एंडोथर्मिक एनिमल के बीच में आते हैं, जो दोनों काम कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग हेट्रोथर्मी कहते हैं, या इस तरह के टर्म को कि चेंज होना, एंडोथर्म से पॉइक्लोथर्म में और पॉइक्लोथर्म से एंडोथर्म में चेंज होना क्या कहलाता है, हेट्रोथर्मी कहलाता है। तो हम सब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आइए, तो पहला एग्जांपल है पिग्मी माउस हमारा हाइबरनेट करता है। जैसे भी अगर ठंडी आती है तो वो एस्टिवेशन में चला जाता है, वो अपने बॉडी बिल्कुल भी अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लेता है, और अगर वो आपका जो है गर्मी आती है तो भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अब हम बात करेंगे हमिंग बर्ड के बारे में। तो हमिंग बर्ड नॉक्टर्नल हो जाती है, यानी सिर्फ रात में निकलती है, जब गर्मियों के टाइम पर, वो दिन में नहीं निकलती है। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है हमारे हेट्रोथर्मी या हाइबरनेशन के अंतर्गत आते हैं। ये सब हमारे एक्सेप्शंस हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर पा रहे हैं। अब हम कुछ वैज्ञानिकों के दिए गए रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आजकल छोटे छोटे एग्जाम में भी आने लगा है कि आप टिक करिए इनमें से एलेंस ने, जॉर्डन ने, या इन सब वैज्ञानिकों ने क्या कहा था एनिमल्स के में टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आप टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहला रूल है हमारा एलन रूल। तो द एक्सट्रीमीज इन मैमल्स लाइक टेल, स्नाउट, लेग, ईयर, हमारे जितने भी बाहर निकले हुए पार्ट हैं, वो चाहे हमारा टेल हो, जो है पूंछ, स्नाउट मीन्स हमारी, जैसे आपने डक वगैरह को देखा है तो उनके आगे की जो चोंच होती है, तो उसी तरीके से जो मैमल्स होते हैं उनमें बहुत बड़ी बड़ी चोंच होती है, जैसे डक बिल्स, बहुत बड़ी बड़ी चोंच जिनमें पाई जाती है। लेग्स भी हमारा एक्सट्रीमीज है, हमारा बॉडी के बाहर निकला हुआ है। ईयर भी हमारा एक्सट्रीमीज है। तो द एक्सट्रीमीज इन मैमल लाइक टेल, स्नाउट, लेग, ईयर रिलेटिवली शॉर्टर, छोटे होते हैं इन कोल्डर रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोल्डर रीजन में हम एलन साहब ने कहा कि कोल्डर रीजन में जितने भी हमारे मैमल्स के एक्सट्रीमीज होती हैं, टेल, स्नाउट, लेग, ईयर, ये सब छोटे हो जाते हैं इन कंपैरेटिव टू वार्म रीजन। अगर हम गर्म रीजन में, जहाँ के बहुत गर्मी होती है जिन क्षेत्र में, अगर हम वहाँ की बात करें तो ठंडे प्रदेशों में टेल छोटा होता है, स्नाउट छोटा होता है, लेग छोटा होता है, ईयर छोटा होता है इन कंपैरिजन ऑफ वार्म रीजन में। तो आप इसका, क्योंकि आप साइंस के छात्र हैं, अगर आप साइंस के छात्र नहीं भी हैं जो इसको सुन रहे हैं, तो आप इसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी जितनी, जैसे हम ठंडियों में अपने आप को कंबल के अंदर सिकोड़ लेते हैं, अपने शरीर को कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल राउंड हो जाए या छोटा हो जाए, मतलब छोटा इन द कहने का मेरा मतलब है कि कंप्रेस कर लेते हैं हम। बड़ा शरीर भी रहेगा अपना हम, लेकिन हम उसको मोड़ लेंगे, कोई भी चीज़ हमारी खुली बाहर की तरफ हमारी लटकी नहीं रहेगी। तो इससे क्या होगा, जो भी हमें हमारी एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी। और ठंडे प्रदेशों में तो आप जान रहे हैं कि हमें ठंड ना लग जाए, उससे हमें अपनी एनर्जी को सेव करना होता है। जितने भी हमारे टेल, स्नाउट, लेग, ईयर हैं, ये सब छोटे हो जाएंगे कोल्डर रीजन में, और वार्मर रीजन में बड़े रहेंगे। बड़े रहने का मतलब जितने बड़े रहेंगे तो उतना ज़्यादा जो है हमारा जो है गर्मी, हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो लॉस हो, जिससे हमें कम गर्मी लगे। अब हम बात करेंगे ग्लॉगर्स रूल की। तो ग्लॉगर्स महोदय ने कहा कि सम इंसेक्ट, बर्ड, मैमल्स इन वार्म क्लाइमेट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वार्म क्लाइमेट बियरर डार्कर पिगमेंट देन सेम स्पीसीज इन कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। अगर हम बात करें ऐसी स्पीसीज
जो कि जो है बहुत डार्क जो है पिगमेंट उनमें पाया जाता है, जो वार्म क्लाइमेट में रहते हैं, जो बहुत गर्म प्रदेशों में रहते हैं। वो एनिमल, चाहे इंसेक्ट हो, बर्ड हो, मैमल्स हो, हमारे जो है चिड़िया हो, मैमल हो, ये सब डार्कर होते हैं। उनका जो पिगमेंट होता है, यानी उनके अंदर जो मेलानिन होता है, वो बहुत डार्क होता है इन कंपैरिजन ऑफ कोल्ड रीजन में रहने वाले सेम स्पीसीज में। वही स्पीसीज आपका अगर ठंडे प्रदेशों में पाई जा रही है तो उसके पास हमारा मेलानिन की मात्रा कम होगी, लेकिन वही स्पीसीज अगर वार्म क्लाइमेट यानी गर्म प्रदेशों में पाई जा रही है तो वो मतलब आपके डार्कर होंगे, उनके पास जो पिगमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। आप बहुत दूर मत जाइए एनिमल्स में, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए आप। हमारे जो पहाड़ी लोग होते हैं वो देखिए, उनके अंदर जो है मेलानिन की मात्रा कम होती है, उनका जो बॉडी का जो कलर होता है वो मोर कंपैरेटिव टू लाइटर होता है जो है हमारे डार्क रीजन में, राजस्थान या उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों की अपेक्षा। तो आप इसी से ही सिंपली ग्लॉगर्स महोदय का रूल इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट है बर्गमैन रूल। बर्गमैन साहब कहते हैं कि एनिमल लिव इन कोल्ड रीजन आर लार्जर। ध्यान से देखिएगा, बर्गमैन ने कहा, देखिए पिछले एलन रूल से आप कंपैरिजन मत करिएगा। एलन महोदय ने कहा था कि एक्सट्रीमीज, बाहर निकली हुई टेल, बाहर निकला हुआ स्नाउट, बाहर निकला हुआ लेग, वो सब कुछ छोटा होता है। लेकिन बर्गमैन महोदय कह रहे हैं कि एनिमल लिव इन कोल्ड रीजन आर लार्जर। कोल्ड रीजन में रहने वाले एनिमल लार्ज होंगे इन कंपैरिजन टू एनिमल लिविंग इन द हॉट क्लाइमेट। जो कि हॉट क्लाइमेट में रहेंगे ऐसे एनिमल जनरली स्मॉलर होते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे फेमस एग्जांपल, दैट इज पोलर बियर। आपको पता है हमारे जो है पोलर बियर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो कि बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं। और अगर हम बात करें तो इंसेक्टिवोरस मैमल्स, बहुत छोटे छोटे कीड़ों को खाने वाले मैमल्स और हॉट एरिया में बहुत छोटे होते हैं। तो इसके पीछे भी अपना एक लॉजिक है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी, हम जितने ज़्यादा एरिया में अपनी बॉडी को कवर रखेंगे, उतना हमारा जो है एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। तो पोलर बियर आपने देखा है उनके पैर वगैरह बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका जो बीच का सरफेस एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। उनका बाहर उनकी जो है बिल्कुल बालों से ढके हुए भालू का बॉडी पाया जाता है, जिस तरीके से उनका मेटाबॉलिक रेट जो है अंदर ही अंदर जो है एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। अब हम बात इस तरीके से आप कुछ ना कुछ टर्म्स के साथ जोड़ करके इन रूल्स को याद कर लीजिएगा। ये रूल्स बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे, इन्हीं महोदय ने कहा कि पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स, वो चाहे आपके रेप्टाइल हो, एम्फीबियंस हो, जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स, स्मॉलर इन कोल्डर रीजन और लार्जर इन द हॉट रीजन। तो आप पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स के टर्म में आप बर्गमैन्स वाले रूल को उल्टा कर दीजिएगा। तो मैंने आपको बताया भी पॉइक्लोथर्मिक एनिमल्स केवल चिड़िया और मैमल्स को छोड़ करके, बर्ड और मैमल को छोड़ करके जितने भी एनिमल होते हैं वो पॉइक्लोथर्मिक एनिमल होते हैं। कुछ एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दें तो। नेक्स्ट है हमारा जॉर्डन्स रूल। तो जॉर्डन महोदय ने सेम इसी रूल को बस इन्होंने दूसरी भाषा में कह दिया है। फिशेस ऑफ द कोल्डर वाटर हैव लार्ज साइज, इसका जस्ट अपोजिट है। तो फिशेस कोल्डर रीजन में रहने वाली लार्ज साइज की होती हैं देन द फिशेस ऑफ वार्मर रीजन। अब हम बात करेंगे सॉइल के बारे में। तो क्योंकि सॉइल अब तक हम लोगों ने लाइट देख लिया, टेम्परेचर का असर देख लिया, अब हम बात करेंगे सॉइल के बारे में। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। मिट्टी का बनना जो है वो पीडोजेनेसिस कहलाता है। सॉइल आर अरेंज्ड इन द सीरीज ऑफ जोन। सॉइल को हम एक सीरीज में अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉइल ऑरिजिन। इसको हम लोग सॉइल हॉरिजिन बोलते हैं। एंड द क्रॉस सेक्शन, अगर हम किसी भी सॉइल हॉरिजिन को क्रॉस सेक्शन में कट करें तो दीज सॉइल जोन्स कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। तो इस तरीके से जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमने इसका टीएस यानी ट्रांसफर सेक्शन कट किया है किसी भी पूरी सॉइल का, तो जो भी हमें दिखाई देता है उसको हम लोग सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। तो अगर हम बात करें सॉइल की थिकनेस की, कि ऊपर की लेयर इसकी जो सॉइल की होती है तो लगभग 3 मीटर थिक होती है। प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और जो हमारी ये 3 मीटर की सॉइल है, ऊपरी जो परत होती है हमारी सॉइल की, ये एक बहुत अच्छा रिजर्वायर होती है। एक बहुत ही अच्छा रिजर्वायर मीन्स कि जहाँ पे संग्रहालय रिजर्वायर, तो एक बहुत ही अच्छा रिजर्वायर होता है वाटर का, जो वाटर का संग्रह अच्छा करती हैं। एंड प्लांट न्यूट्रिएंट, और ये न्यूट्रिएंट का भी अच्छा संग्रह करती हैं हमारी ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की,
और अगर हम बात करें तो जो हमारी धीरे धीरे सॉइल का जब फॉर्मेशन होता जाता है, हमारी सॉइल जब मैच्योर होती है, तो इस तरह की सीरीज़ को हम लोग सॉइल हॉरिजन बोलते हैं। तो आइए एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो द फर्स्ट हॉरिजन इज कॉल्ड ओ हॉरिजन। तो सबसे पहली लेयर, जैसे जो आपको बिल्कुल ऊपर की जो सतह दिखाई दे रही है, विच आई एम जो है कवरिंग विद द रेड मार्कर, रेड कलर से जो मैं भी कवर कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड ओ हॉरिजन। इट कंटेन्स मोस्टली फॉलन एंड पार्शियली डिकम्पोजर। इट इज़ द पार्शियली मीन्स की जो पूरी तरह से डिकम्पोज ना हो, थोड़ा बहुत गला सड़ा, ठीक है। तो जो पत्तियां हमारी गिर जाती हैं तो वो पूरी तरह से उस समय सड़ी नहीं होती हैं। तो पार्शियली डिकम्पोज्ड लीव्स, ट्विंग्स मीन्स हमारी शाखाएं जो है पेड़ों की। एनिमल वेस्ट में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे जानवरों के जो गोबर वगैरह ये सब कुछ, फंजाई एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो हमारे ओ जो ओरिजिन है उसमें हमारे ये बिल्कुल ऊपर की लेयर पे ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इट कंटेन्स मोस्टली फैलन लीव्स, गिरी हुई ताज़ा पत्तियां भी हो सकती हैं, डिकम्पोज लीफ हो सकती है, ट्विंग, एनिमल वेस्ट, फंजाई एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारी लेयर है दैट इज ए ओरिजिन एंड इट बोथ, ये दोनों लेयर जो हमारी ए और ओ लेयर होती है, मेन देखा जाए तो हमारी ए और ओ लेयर ही सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है। और यही दोनों लेयर मिलकर के हमारी मिट्टी की संरचना जो है प्लांट के लिए, जिसमें हम अपने प्लांट को उगा सकें, यही दोनों मिलकर के निभाती हैं सारा दामोदार। तो ए ओरिजिन की बात करेंगे तो इट इज़ पोरस मिक्सचर ऑफ द पार्शियली डिकम्पोज्ड मैटर। तो ये थोड़ा सा पोरस मिक्सचर होता है पार्शियली डिकम्पोज्ड मैटर का, कॉल्ड ह्यूमस, जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस मीन्स होता है बच्चों खाद। तो एंड सम इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल्स, यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल पार्टिकल भी पाए जाते हैं। और अगर हम इस लेयर की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इट इज़ हाईली फर्टाइल सॉइल यील्ड क्रॉप्स। हम अपने जितने भी क्रॉप होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, इसी सॉइल में उगाते हैं। यही सॉइल उनकी मदद करती है, न्यूट्रिएंट उनको प्रोवाइड करती है, वाटर उनको प्रोवाइड करती है, ह्यूमस उनको प्रोवाइड करती है। ह्यूमस मीन्स आपका खाद उनको प्रोवाइड करती है और होल्ड करके रखती है। इन ए ओरिजिन के पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है वाटर की, न्यूट्रिएंट की, ठीक है। और ये प्लांट की जड़ों को भी यहाँ पर पकड़े रखती है। तो ये सारे फिनोमेना जितने मैंने आपको बताए ओ और ए के बारे में, इसको याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में ये छोटी छोटी बातें पूछता है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया टू टॉप लेयर आर द मोस्ट वेल डेवलप्ड सॉइल। मोस्ट वेल डेवलप्ड सॉइल के बारे में आपसे कोई पूछे तो ओ एंड ए ओरिजिन आर द मोस्ट वेल डेवलप्ड सॉइल विथ बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट, हमारे जितने भी सब इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो हमारा इंसेक्ट फूड, ये सब फंजाई के साथ एक चक्र जो चलता है हमारा फूड का, जिसको हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे, फूड वेब। तो वो फूड वेब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस चल रही है, सड़ाने गलाने की, वो ए ओरिजिन में ही चल रही है। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे तो सॉइल जो होता है, अगर आपसे कोई सॉइल की परिभाषा पूछे तो सॉइल इज द इक्वल मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड, स्लिट एंड ह्यूमस। इन सब का मिश्रित रूप जो है हमारा लोम कहलाता है। और लोम जो मिट्टी बनती है हमारी, जिसको हम लोग चिकनी बलुई मिट्टी बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे जैसे हम अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे बी ओरिजिन और सी ओरिजिन के बारे में, तो हम इसके बारे में अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बी ओरिजिन के बारे में। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब सॉइल, इसको हम लोग सब सॉइल भी कहते हैं। एंड सी ओरिजिन को हम लोग बोलते हैं पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इसी मटेरियल के अपक्षदन से या इसका जो है वेदर्ड विखंडन से पेड़ जो है ही आपका जो है किसकी ओरिजिन हुई है, मिट्टी की ओरिजिन हुई है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सी ओरिजिन इज कॉल्ड पेरेंट मटेरियल। कंटेन मोस्ट ऑफ द सॉइल इनऑर्गेनिक मैटर, मोस्टली ब्रोकन डाउन रॉक कंसिस्टिंग ऑफ वेरिंग मिक्सचर ऑफ सैंड, स्लेट, क्ले, ग्रेवल। तो ये जो हमारा बी ओरिजिन होता है, इसमें पूरी तरह से जो है छोटे छोटे कई तरीके की मिट्टी पाई जाती है, सैंड, स्लेट, क्ले, ग्रेवल। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, तो आपको पता है कि भारत तो वैसे भी अपने आप में विविध जो है डाइवर्सिटी का जो है एक रूप, एक अपने आप में बहुत ही डाइवर्सिफाइड एरिया है हमारा भारत। और यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। कहीं पे आपकी क्ले मिट्टी, चिकनी मिट्टी, कहीं पे स्लिड आपकी जो है, कहीं पे लोम, चिकनी बलुई मिट्टी, कहीं पे आपका जो है
वो बलुई मिट्टी, इस तरीके से ग्रेवल मिट्टी जिसमें पानी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है, इस तरीके से पाई जाती है। अगर हम चिकनी मिट्टी की बात करें, क्ले जो है क्ले की, तो इस सॉइल के पास आपका जो होल्डिंग कैपेसिटी है, जो आपका पानी की होल्डिंग कैपेसिटी है वो तो कम है, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ जो है आपका स्लिट सैंड या ग्रेवल की मात्रा में, लेकिन ये भी जो है आपका ये जो भी आपके खाद्यान्न है उनको उगाने के लिए इम्पॉर्टेंट मिट्टी होती है। बट अगर हम सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो लोम आर द बेस्ट सॉइल। लोम हमारी बेस्ट सॉइल होती है, ग्रोइंग द मोस्ट क्रॉप बिकॉज इट होल्ड द लॉट्स ऑफ वाटर। लोम हमारा बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करता है, जो कि प्लांट के काम आता है। तो और हम बात करेंगे अगर ग्रेवल और जो है बलुई मिट्टी की, तो उसमें हमारा स्ट्रॉबेरी या मूंगफली उगाना ही सफलदायक होता है। आइए हम सबसे नीचे की लेयर, पेरेंट लेयर की बात करें, जिससे हमारा मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज कॉल्ड सी हॉरिजन। तो इट इज़ द बेस ऑफ अनवेदर्ड पेरेंट रॉक कॉल्ड बेड रॉक। इसको हम लोग बेड रॉक भी बोलते हैं। अब इसको हम लोग बेड रॉक इसलिए बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इसी जो है नीचे से, धरती से जो हमारा बड़े बड़े स्लेट, बड़े बड़े क्ले, बड़े बड़े जो ग्रेवल्स हैं, इनके जो बड़े बड़े बेड रॉक के टुकड़े हैं, यही बरसों तक, लगभग अगर हम 1 इंच जो है सॉइल का, अगर हम ऊपर की लेयर का 1 इंच का निर्माण करने की बात करें, तो लगभग हमारा 1000 साल में जो है टूट टूट के धीरे धीरे मृदा अपरदन से, और हम देखते हैं तमाम चीज़ें हैं उनसे हमारा मिट्टी का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, हमारे बेड रॉक से ही हमारे ऊपर की लेयर का फॉर्मेशन होता है। अगर हम 1 इंच मिट्टी के फॉर्मेशन की बात करें तो लगभग 1000 साल का टाइम लग जाता है। अब हम बात करेंगे कि सॉइल में इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे है। तो सबसे पहला जो हमारा वाटर होता है, दैट इज़ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ वेपर ऑन द सरफेस पे पाया जाने वाला वेपर। हाइग्रोस्कोपिक जिसकी वजह से हम कभी कभी देखते हैं पानी में ऊपर ही, मिट्टी में ऊपर की तरफ से ही देखते हैं गीली मिट्टी दिख रही, नमी दिख रही है। तो ये जो हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, ये वेपर्स, ये सॉइल पार्टिकल में रहता तो है, बट प्लांट के काम नहीं आता है। प्लांट्स आर इनकैपेबल टू यूजिंग इट। याद रखिएगा, प्लांट कभी भी हाइग्रोस्कोपिक वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे दूसरे टाइप के पानी के बारे में, तो दैट इज़ कैपिलरी वाटर, जिसको हम लोग केसी तत्व भी बोलते हैं हमारा जो है। तो इट इज़ हेल्ड इन द कैपिलरी प्रोसेस ऑफ सॉइल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे कॉटन के जो कपड़े में पहले मिट्टी के दिए बनते थे, तो उसमें से हमारा धीरे धीरे ऑयल कैपिलरी में जो है कि मात्रा से ऊपर चला आता था। उसी तरीके से हमारी सॉइल में भी जो है कैपिलरी पाई जाती है, और धीरे धीरे उनके अंदर जो पानी भरा होता है, उस पानी को हम लोग कैपिलरी वाटर कहते हैं। एंड दिस वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर। यही प्लांट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पानी होता है, क्योंकि लार्जली टेकन बाय द प्लांट। सबसे ज़्यादा अगर आपसे कोई पूछे किसी एग्जाम में, सबसे ज़्यादा प्लांट के द्वारा लिया जाने वाला पानी कौन सा है, तो दैट इज़ कैपिलरी वाटर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ग्रेविटेशनल वाटर की। तो वाटर इज़ हेल्ड इन द सॉइल पोर नॉन कैपिलरी साइजेस। तो जो भी हमारा पानी है वो बहुत ज़्यादा तो है सॉइल के पोर में, लेकिन वो इतना नहीं है कि कैपिलरी में चढ़ जाए, कैपिलरी में चढ़े, सॉइल में बड़े बड़े नीचे की तरफ वो धंसा हुआ है। तो इसको हम लोग, हमारा प्लांट तो नहीं यूज़ करता है ऐसे पानी को, केवल ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ ऑब्टेन इन द एब्सेंस ऑफ दिस वाटर। अगर हम लोग इस पानी की बात करें तो अगर ये पानी नहीं रहेगा तो प्लांट की केवल ऑप्टिमम ग्रोथ पाई जाएगी। अब हम बात करेंगे कि जिस सॉइल में हम लोग रह रहे हैं, या जिस अर्थ में हम लोग रह रहे हैं, जिसे हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं, इसको हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये क्या होता है। तो बायोस्फीयर द पोर्शन ऑफ अर्थ वेयर लिविंग बायोटिक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर, दैट इज का मतलब द इंटरेक्शन, जहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे आपका एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करके रहे, एक दूसरे के साथ इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करके रहे, तो ऐसे एरिया को हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। तो इट रीचेस फ्रॉम 20 किलोमीटर बिलो टू द सी लेवल। अगर हम बात करें तो सी लेवल समुद्र की सतह से भी नीचे 20 किलोमीटर, और हाईएस्ट माउंटेन टॉप में माउंटेन की ऊपरी परत तक, धरती में नीचे 20 किलोमीटर और
माउंटेन पर्वतों में भी जो है सबसे टॉप माउंटेन पे जो बाउंड्री पाई जाएगी वहाँ तक का जो पूरा एरिया है वो हमारा बायोस्फीयर कहलाएगा। तो बायोस्फीयर को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो आइए हम 1 बाय 1 इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले लिथोस्फीयर। तो द लिथोस्फीयर इज द अर्थ क्रस्ट एंड अपर मेंटल दैट कंटेन द नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल एंड मिनरल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमारी जो धरती की ऊपरी परत जिसपे हम चल रहे हैं, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, जिसको डेली हम लोग ये देख रहे हैं, एकदम ऊपरी की धरती की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। और इट कंटेन नॉन रिन्यूएबल फॉसिल। ये धरती की जो परत है इस पर ऐसे फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं यानी जिसको हम लोग कभी रिन्यू नहीं कर सकते, नया नहीं बना सकते हम। ऐसे मिनरल होते हैं जिनको हम यूज़ तो करते हैं, सॉइल, न्यूट्रिएंट, ये सब पाए जाते हैं, बट जो फॉसिल फ्यूल है वो नॉन रिन्यूएबल होता है, उसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। और ये जो भी वहाँ पे सॉइल, न्यूट्रिएंट ये सब पाया जाता है वो प्लांट की लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर। सेम जो मैंने सॉइल के बारे में आपको पढ़ाया, सारी प्रॉपर्टी लिथोस्फीयर के अंदर पाई जाएगी। अब हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो द हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ अर्थ्स लिक्विड वाटर, बोथ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। तो सरफेस पे पाया जाने वाला पानी और ग्राउंड पे पाया जाने वाला पानी, सारा जितना हमारा हाइड्रोस्फीयर है जहाँ पे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो हमारा कहलाएगा हाइड्रोस्फीयर। वो चाहे हमारी आइस वाला हिस्सा हो, क्योंकि आपको पता है जो पोलर आइस या आइस वर्ग या आइस फ्रोजन की मात्रा में है वहाँ भी कहीं ना कहीं हमारे छोटे मोटे बैक्टीरिया, आर्की लिविंग कंडीशन में रह रहे हैं। तो वो सारा पानी एंड वाटर वेपर्स जो वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है, ये सारा वाटर हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। एंड लास्ट थर्ड इज एटमॉस्फेयर। दिस इज द थिन एनवलप। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर इज द थिन एनवलप और मेम्ब्रेन ऑफ एयर। तो हवा की एक ऐसी परत जो इन्वायरमेंट को चारों तरफ से घेरे हुए है, हमारा क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर। एंड एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस विथ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो इस बात को याद रखिएगा कि एटमॉस्फेयर हमारा सिर्फ गैसों का ही मिश्रण नहीं है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। अब हम गैसों की जहाँ पे बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का कंटेंट होता है, दैट इज़ 78%। और ऑक्सीजन के कंटेंट की बात करें तो दैट इज़ 21%। एंड अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.03% जो है वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया अभी सस्पेंडेड पार्टिकल पाए जाते हैं। तो सस्पेंडेड पार्टिकल हमारे एरोसॉल के फॉर्म में होते हैं। आइए मैं इसको बताती हूँ। अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एरोसॉल, जैसे डस्ट, सी साल्ट, जैसे समुद्र में हवा चली तो कुछ नमक का जो हमारा जो वो उड़ करके हवा में गया, और हमारे डस्ट के पार्टिकल्स उड़ करके हवा में गए, स्मोक, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ये सारे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, जो जनरली नेचुरली भी जनरेट हो सकते हैं, जैसे साल्ट वगैरह नेचुरली जनरेट होता है, या एंथ्रोपोजेनिक भी होते हैं। जैसे हम किसी कहीं पे आग जला दें तो जो भी स्मोक हमारा, जो भी कार्बन जल करके जो भी राख हमारी जो है हवा में गई, तो वो सब सस्पेंड हो करके हमारा एरोसॉल का फॉर्मेशन करती है। तो अब कभी भी आपसे कोई जो है एटमॉस्फेयर की परिभाषा पूछे तो आप उसको पूरी बात बताइए कि इट इज़ द थिन एनवेलप ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ एयर अराउंड द प्लैनेट एंड मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट गैसेस एंड सस्पेंडेड पार्टिकल। अब हम बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर को हमने कितनी लेयर्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहली लेयर हमारी है ट्रोपोस्फेयर लेयर। दिस लेयर इज जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक्सटेंड लार्ज अप टू द 16 किलोमीटर। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रोपोस्फेयर लेयर के बारे में। हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत को से लेकर ऊपर जो है 16 किलोमीटर। अगर हम इक्वेटर से बात करें तो देखिए थोड़ा भूगोल भी आना चाहिए। तो ये आपकी धरती है, हम बीच में धरती को 2 भागों में जब बराबर भागों में बांट देते हैं तो दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। तो इक्वेटर से अगर हम देखेंगे तो 16 किलोमीटर ऊपर, और अगर हम पोल से देखें तो दिस इज द पोल, ये आपका पोल है, ये नीचे पोल, एक पोल है, एक पोल ऊपर है। अगर हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ देखें पोल की तरफ, तो पोल से ऊपर 8 किलोमीटर और इक्वेटर से 16 किलोमीटर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 16 किलोमीटर ऊपर और हमारा इक्वेटर से, और 8 किलोमीटर ऊपर पोल से हमारा जो है कौन सा एरिया होता है, ट्रोपोस्फियर लेयर
पाई जाती है। हियर ऑल द वेदर एंड क्लाइमेट फिनोमिना हैपन्स। जितने भी हमारे वेदर के फिनोमिना होते हैं, हमारे क्लाइमेट के फिनोमिना होते हैं, मतलब मौसम का परिवर्तन, ऋतु का परिवर्तन, बिजली कड़कना, बारिश होना, क्लाउड का फॉर्मेशन, लाइटनिंग, थंडरिंग जैसे गरजना, थंडर ऑफ स्ट्रोम मतलब आपका जो है तूफान का आ जाना, ये जो है आपका बाढ़ का आ जाना, जितने भी हमारी ये सब वेदर और क्लाइमेट फिनोमिना हैपेंड होते हैं वो सब हमारे ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं। दिस लेयर एक्सटेंड एट द ट्रोपोफॉज। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अगर जो ये हमारी लेयर होती है ऊपर जाकर के 16 किलोमीटर के बाद जहाँ पे ये ख़त्म होती है उस लेयर को हम लोग ट्रोपोफॉज बोलते हैं, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर आएगी दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। और जो हमारा ट्रोपोफॉज है ये लेयर हमारी जो है पूरी तरीके से कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में हमारी जो है वो ब्रेक है, और यही ब्रेक की वजह है कि हम दो लेयर के बीच में एक्सचेंज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें हमारे एयर का, जो धरती पर जितनी भी हवा पाई जाती है तो 75 to 80% मास ऑफ द अर्थ्स एयर फाउंड इन दिस लेयर। तो जितना भी हमारा 70 से 80% पृथ्वी पर पाई जाने वाली हवा होती है वो इस ट्रोपोस्फियर लेयर में पाई जाती है। अगला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एज इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे हम लोग बेटा 16 किलोमीटर तक ऊपर, जैसे जैसे हम लोग ट्रोपोस्फियर लेयर पे जाते रहेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता है। हर 165 मीटर पर, हर 165 मीटर पे जो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर चलें तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा? 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर एग्जामिनेशन, अगर हम 165 मीटर ऊपर चलते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का लॉस होता है, लेकिन अगर हम 1 किलोमीटर चलें तो लगभग 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का लॉस होगा। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ द टेम्परेचर। डस्ट पार्टिकल की अगर हम बात करें तो डस्ट पार्टिकल इज द थिन लेयर होल्ड वाटर वेपर एंड कंट्रीब्यूट द ऑकरेंस ऑफ द ट्विंकलिंग एंड रेड कलर ऑफ द सनराइज एंड सनसेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, इसी लेयर में जैसे आपसे कोई पूछता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमारा सूरज क्यों चमकता है, तो हम लोग सिंपल एग्जांपल बता देते हैं, ड्यू टू द स्कैटर्ड ऑफ लाइट। हमारे लाइट के स्कैटर्ड से हमारा जो है वो सनराइज और सनसेट के समय हमारा जो रेड कलर जो है आसमान में ट्विंकलिंग यानी चमकता है। बट इसका जो मेन रीज़न है वो है कि मेन रीज़न हमारा स्कैटरिंग ही लाइट की, बट डस्ट पार्टिकल की प्रेजेंस की वजह से ये स्कैटरिंग पॉसिबल होती है। दूसरी घटना की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम में पूछता है ये घटना कहाँ जो है दिखती है, तो हमारा ट्रोपोस्फियर में दिखती है। दूसरी बात करेंगे हेलीकॉप्टर और जो लाइट एयरक्राफ्ट हैं जिस पे हम लोग विमान, जो कि हेलीकॉप्टर, नॉर्मल जो हमारे एयरप्लेन होते हैं, चाहे वो इंडिगो हो कोई भी हो, तो ये एयरक्राफ्ट हमारे इसी लेयर में उड़ते हैं, ट्रोपोस्फियर में उड़ते हैं। तो ये फिगर से हम लोग देखेंगे तो दिस इज द अर्थ क्रस्ट, ये हमारा अर्थ क्रस्ट है बच्चों। तो और दूसरी बात करें तो दिस लेयर इज द ट्रोपोस्फियर लेयर। तो यहाँ पे ये आपको डॉट 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 मात्र ये दिख रही है, तो ये पूरी तरह से हमारा फिर ट्रोपोफॉज है। और ट्रोपोफॉज के बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर आएगी उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटोस्फियर लेयर। तो ये केवल मैंने आपको बताया 16 किलोमीटर तक, धरती से 16 किलोमीटर तक फैली है। और बात करें अगर हम पोल से, तो वो केवल 8 किलोमीटर ऊपर तक पोल से है। अब हम स्ट्रेटोस्फियर की बात करेंगे तो दिस एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर टू अप्रॉक्स 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अगर हम बात करेंगे तो पूरा अर्थ सरफेस से तो 50 किलोमीटर है, ठीक है पूरी। तो ये देखिए यहाँ पे ये 50 कट हो गया आपका, तो 50 किलोमीटर लेयर तक आपका ये स्ट्रेटोस्फियर लेयर फैली हुई है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना दैट इज लाइफ सेविंग लेयर ऑफ ओजोन प्रेजेंट, यानी ओजोन लेयर, यहाँ पे मैंने ये ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, दिस वन इज, ये ब्लू कलर से जो दिख रहा है आपको, दिस इज द लाइफ सेविंग ओजोन लेयर। तो हम लोग इसको लाइफ सेविंग क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि आपको पता है ओजोन की जो परत होती है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ये सूरज की जो पराबैंगनी किरणें हैं अगर ये डायरेक्ट हम लोगों तक आ जाती तो बहुत सारे जो स्किन कैंसर, हम लोगों को बहुत सारे कैंसर, रेटिना कैंसर, स्किन कैंसर से हम लोग को गुजरना
पड़ता। तो अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन की, तो ओजोन लेयर प्रेजेंट 22 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ओजोन लेयर अर्थ सरफेस से 22 किलोमीटर पर प्रेजेंट है। और अगर पूरी लेयर की बात करेंगे तो 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है, लेकिन 22 किलोमीटर पे हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो फिनोमेना होता है वो होता है जेट एयरक्राफ्ट प्रीफर टू फ्लाई इन दिस लेयर, स्टेबल फ्री, वेदर की कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती कोई भी यहाँ पे, इसीलिए जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं, जेट एयरक्राफ्ट मतलब लड़ाकू विमान जो बहुत ही तीव्र सुपरसोनिक प्लेन जो बहुत तीव्र वेग से चलते हैं, उस तरह के प्लेन यहाँ पर उड़ाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेयर, दैट इज मीजोस्फीयर लेयर। इट एक्सटेंड अप टू द 80 किलोमीटर फ्रॉम द लैंड सरफेस। लैंड सरफेस से 80 किलोमीटर है एंड ये देखिए ये 80 किलोमीटर तक, दैट इज कॉल्ड हमारा मीजोस्फीयर लेयर, हम लोग इसे मीजोस्फीयर लेयर बोलते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक। टॉप मोस्ट बाउंड्री, अगर हम टॉप मोस्ट बाउंड्री पे बात करें तो -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही हम इस लेयर की जो ये इसकी एंडिंग है, तो दिस लेयर एंड इन द मीजोपॉज। तो ये लेयर मीजोपॉज लेयर पे जो मैं अभी लाल रंग से डॉट डॉट बना रही हूँ, ये लेयर जो है मीजोपॉज लेयर है। मीजोपॉज लेयर के बाद आपका दूसरी लेयर आ जाएगा। उसी तरीके से ट्रोपोस्पॉज लेयर के बाद आपका स्ट्रेटोस्फीयर आया, और स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के बाद आपका मीजोस्फीयर लेयर आया, तो मीजोपॉज के बाद आपका थर्मोस्फीयर लेयर आएगा। तो अब हम बात करेंगे ये जो लेयर है, इससे जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। तो नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड का मतलब होता है, क्योंकि आप साइंस के बच्चे हैं, आपको पता है कि नॉक्टिल्यूका जो है आपका एक प्रोटोजोआ होता है जो कि बहुत ही चमकदार होता है। आप उसी बात से इसको याद रखिएगा, वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। सेम हियर, कोई भी ऐसे क्लाउड जो मीजोस्फीयर लेयर में पाए जाएंगे, जनरली हम उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द समर टाइम में, समर टाइम पे हाई लैटिट्यूड पर ये बहुत ही ऊपर ऊंचाई पे स्थित होते हैं। तो आप देखते हैं कि कभी कभी जो गर्मियों की रात होती है तो उसमें अचानक से हमें बिल्कुल उजाला दिखता है। ऐसी रात हमको बिल्कुल जो है चमकदार रात दिखाई देती है, बिल्कुल उजाला रहता है। तो इस तरह की जो है नाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉक्टिल्यूकेंट क्लाउड्स की घटना बोलते हैं। तो ये अगर हम सबसे इसकी इंपॉर्टेंट प्रेजेंस की बात करें तो लगभग 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ और साउथ इक्वेटर पर जो है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। याद रखिएगा, 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर पे हमको ये घटना देखने के लिए मिलती है। स्वीडन के देशों में जो है ये बहुत ही आम बात है। अगला है हमारा थर्मोस्फीयर। तो टिल 200 किलोमीटर तक ये लेयर जो है हमारी थर्मोस्फीयर पाई जाती है। इस लेयर को हम लोग आयनोस्फीयर लेयर भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड फ्रॉम 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो हम अगर बात करें कि जैसे ही मीजोस्फीयर के बाद 80 किलोमीटर के बाद से लेकर के पूरा 200 किलोमीटर तक हमारा आयनोस्फीयर लेयर है। तो जो भी बच्चों हम रेडियो की वेव्स सुन पा रहे हैं, जो भी हम फ़ोन पे आज बात कर पा रहे हैं, ये सारी रेज का फ्लक्चुएशन, इन सब की रेज का जो रिफ्लेक्शन होता है वो इसी लेयर पे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आयंस और बहुत सारे हमारे जो है फ्री नाइट्रोजन, फ्री ऑक्सीजन ये सब पाए जाते हैं, जो कि हमारे आयंस को रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे, जिससे हमारा टेलीकम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। हमारे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है ये पॉसिबल हो पाता है। होप सो मेरा आज का वीडियो एबायोटिक कंपोनेंट का आपको पसंद आया होगा। बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ आप स्टडी करते रहिए। कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, हम ज़रूर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। थैंक यू वेरी मच।